नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 8 उपन्यास समाज और इतिहास पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, इनकी व्याख्या करें। क, ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। ख, रॉबिन्सन क्रूसो के वे कौन से कृत्य हैं जिसके कारण वह हमें ठेठ उपनिवेशकार दिखाई देने लगता है। ग, 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। घ, औपनिवेशिक भारत के उपन्यासकार एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए लिख रहे थे। उत्तर क, 18वीं सदी में मध्य वर्ग और संपन्न हुआ जिससे महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने का अवकाश मिल सका। उपन्यासों में महिला जगत को उनकी भावनाओं, उनके तजुर्बों, मसलों और उनकी पहचाने से जुड़े मुद्दों को सराहना जाने लगा। कई सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर केंद्रित थे। इनमें महिलाओं को अधिकार के साथ बोलने का अवसर मिला। बदलती मान्यताओं व परिस्थितियों के बीच महिलाएं भी लिखने लगीं। उनकी लेखनी ने गृहस्थी चरित्रों को लोकप्रिय बनाया और ऐसी औरतों के किरदार ढके जो सामाजिक मान्यताओं को मानने से पहले उनसे लड़ती हैं। इन सब बदलावों व कारणों से महिलाओं में पढ़ने की रुचि बढ़ी और पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। ख, डेनियल डेफो कृत रॉबिन्सन क्रूसो एक साहसिक यात्री है, लेकिन उसके बहुत से कृत्य ऐसे हैं जिससे वह ठेठ उपनिवेशवादी दिखाई देता है। जैसे वह दास व्यापार करता है तथा गैर गोरे लोगों को बराबरी का इंसान नहीं मानता बल्कि अपने से हीनतर जीव मानता है। एक देशी को मुक्त कराकर उसे वह अपना गुलाम बना लेता है। वह उसका नाम भी नहीं पूछता और अपनी तरह से उसे फ्राइडे कहकर पुकारता है। क्रूसो का यह व्यवहार उस समय के उपनिवेशवादी व्यवहार का एक उदाहरण है जो उसे एक ठेठ उपनिवेशवादी बनाता है। ग, समाज के गरीब तबके काफ़ी समय तक पुस्तकें व प्रकाशन के बाजार से बाहर रहे। शुरू में उपन्यास काफ़ी महंगे थे तथा गरीब लोगों की पहुंच से दूर थे। 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की स्थापना के बाद लोगों के लिए किताबें सुलभ हो गईं। तकनीकी सुधार से भी छपाई के खर्चे में कमी आई और मार्केटिंग के नए तरीकों से किताबों की बिक्री बढ़ी और गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। घ, भारत में आधुनिक उपन्यास लेखन 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ से ही औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में हिंदुस्तानियों को आमतौर पर कमज़ोर, आपस में विभाजित और अंग्रेज पर निर्भर बताया जाता था। ऐसे इतिहास से भारत के बौद्धिकों को असंतोष था। नंबर 1, वे यह जानना चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता चेतना वाले थे। नंबर 2, उन्होंने उपन्यास को एक साधन बनाकर भारत के इतिहास व चरित्र को फिर से गढ़ना शुरू किया। यह काल्पनिक राष्ट्र रोमानी साहस, वीरता और त्याग के ओतप्रोत था। नंबर 3, इस तरह उपन्यास में गुलाम जनता ने अपनी चाहत को साकार करने का जरिया ढूंढा। नंबर 4, उपन्यास के कल्पित राष्ट्र में इतनी ताकत थी कि इससे प्रेरित होकर असली राजनीतिक आंदोलन उठ खड़े हुए। नंबर 5, ऐसे उपन्यासों में बंकिम चंद्र का आनंद मठ विशेष उल्लेखनीय है। नंबर 6, बहुत से उपन्यासकारों ने समाज के विभिन्न तबकों व भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ अपनी कहानियों में लाकर एक साझा सामुदायिक समझ बनाने का प्रयास किया। ऐसी समझ जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। नंबर 7, उपन्यासकारों की रचनाओं से लगता है कि वह राजनीतिक उद्देश्य के लिए लिख रहे थे। प्रश्न नंबर 2, तकनीक और समाज में आए हुए बदलावों के बारे में बतलाइए जिनके चलते 18वीं सदी के यूरोप में उपन्यास
पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। उत्तर 18वीं सदी में तकनीक और समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिसके कारण उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। यह परिवर्तन इस प्रकार थे। नंबर 1, तकनीकी सुधार के कारण छपाई के खर्चे में कमी आई, जिससे उपन्यास अधिक संख्या में छपने लगे। नंबर 2, परिवहन के साधनों में विस्तार के कारण पुस्तकों को नए स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया, अतः उपन्यास आसानी से आम आदमी की पहुंच में आ गया। नंबर 3, 1740 में ऐसे पुस्तकालय स्थापित किए गए जहां से किराए पर उपन्यासों को प्राप्त किया जाता था, अतः गरीब व्यक्ति के लिए उन्हें पढ़ना आसान हो गया। नंबर 4, उपन्यासों में जो दुनिया रची जाती थी वह पाठकों को अधिक विश्वसनीय और सच नज़र आती थी, अतः लोग इसे बड़ी रुचि के साथ पढ़ते थे और अपने आसपास ऐसी ही काल्पनिक दुनिया की रचना करते थे। इससे उन्हें मानसिक संतोष मिलता था। नंबर 5, उपन्यासों के माध्यम से समाज की समस्याओं को उठाया जाता था, अतः अंत में उसका हल भी बताया जाता था। अतः लोगों ने अपने जीवन की समस्याओं, समाज सुधारकों ने समाज सुधार के उपायों तथा उद्योगपतियों ने उद्योगी का समस्याओं को हल जानने के लिए इन्हें पढ़ना प्रारंभ किया, जिससे इनके पाठक वर्ग में वृद्धि हुई। नंबर 6, उपन्यास लेखन के बदलाव ने भी इनके पाठक वर्ग में वृद्धि की। पहले उपन्यास कुलीन वर्ग से जुड़े थे, तब उनमें आम लोगों की समस्याओं को उठाया गया तो आम व्यक्ति भी इसे पढ़ने में रुचि लेने लगे। नंबर 7, 1836 में इंग्लैंड में उपन्यासों को समाचार पत्रों में धारावाहिक के रूप में छापा जाने लगा, जिसमें चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स सबसे पहले छपा। इससे पाठकों को रहस्य का मजा आने लगा। वे आपस में चरित्रों पर चर्चा करने लगे और हफ्ता दर हफ्ता उनकी कहानियों के साथ जीने लगे। नंबर 8, महिलाओं, उच्च व संपन्न वर्ग में शिक्षा प्रसार के कारण जब उनमें उपन्यास पठन की रुचि जागृत हुई तो उनसे भी उपन्यास के पाठक वर्ग में वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क, उड़िया उपन्यास। ख, जैन ऑस्टिन द्वारा औरतों का चित्रण। ग, उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई नए मध्य वर्ग की तस्वीर। नंबर 1, उत्तर उड़िया उपन्यास की शुरुआत 1877 से 1878 में नाटककार रामशंकर राय द्वारा रचित सौदामिनी के नाम से हुई। उन्होंने इसका धारावाहिक प्रकाशन शुरू किया। 30 साल के अंदर उड़ीसा में फकीर मोहन सेनापति एक प्रमुख उपन्यासकार के रूप में उभरे। उन्होंने एक उपन्यास 6 मांडू अड़ुगुड़ू 1902 लिखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है 6 एकड़ और 32 कट्टे जमीन। इस उपन्यास के साथ एक नए किस्म के उपन्यास की धारा शुरू हुई, जिसमें जमीन और उस पर हक के सवाल को उठाया जाने लगा। इस उपन्यास में रामचंद्र गंगराज की कहानी है, जो एक जमींदार के यहाँ मैनेजर की नौकरी करता है। यह मैनेजर अपने आलसी और पियक्कड़ मालिक को ठगता है और निसंतान बुनकर पत्नी भगिया और सरिया और की उपजाऊ जमीन को हथियाने की तरकीब सोचता रहता है। यह उपन्यास मील का पत्थर साबित हुआ और इसने साबित कर दिया कि उपन्यास के जरिए ग्रामीण मुद्दों को भी गहरी सोच का अहम हिस्सा बनाया जा सकता है। उड़िया के इस उपन्यास ने उड़िया के अलावा बंगाल व अन्य स्थानों के लेखकों के लिए रास्ता खोल दिया था। ख, जैन ऑस्टिन द्वारा औरतों का चित्रण। जैन ऑस्टिन के उपन्यासों में हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झांकी मिलती है। हमें ऐसे समाज के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती थी जहां महिलाओं को धनी या जायदाद वाले वर्ग खोजकर अच्छी शादियां करने के लिए उत्साहित किया जाता था। जैन ऑस्टिन की उपन्यास प्राइड एंड
प्रेजुडिस की पहली पंक्ति में लिखा गया। यह एक सर्व स्वीकृत सत्य है कि कोई अकेला आदमी अगर मालदार है तो उसे एक अदद बीवी की तलाश होगी। इस बयान से हम ऑस्ट्रिच की समाज को समझ सकते हैं कि उनके उपन्यासों की औरतें क्यों हमेशा अच्छी शादी और पैसे की फिराक में रहती हैं। उपन्यास परीक्षा गुरु में नए मध्यवर्ग की तस्वीर। उपन्यास परीक्षा गुरु में नए मध्यवर्ग की तस्वीर को दर्शाया गया है। नंबर 1, इसमें खुशहाल परिवारों के युवाओं को बुरी संग सोहबत के नैतिक खतरों से आगाह किया गया। नंबर 2, परीक्षा गुरु से नवनिर्मित मध्य वर्ग की अंदरूनी व बाहरी दुनिया का पता चलता है। नंबर 3, इस वर्ग के लोगों को औपनिवेशिक शासन के कदम मिलाने में कैसी मुश्किलें आती हैं और अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर वे क्या सोचते हैं, यह इस उपन्यास का कथ्य है। नंबर 4, आधुनिकता की दुनिया उसको एक साथ भयानक और आकर्षक मालूम पड़ती है। उपन्यास पाठक को जीने के सही तरीके बताता है। नंबर 5, उपन्यास के किरदार दो अलग संस्कारों के बीच की दूरी बांटने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। नंबर 6, वह नई कृषि तकनीक अपनाते हैं, व्यापार कर्म को आधुनिक बताते हैं, भारतीय भाषा के प्रयोग बदलते हैं ताकि वे पश्चात विज्ञान और भारतीय बुद्धि दोनों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकें। नंबर 7, उपन्यास में इस बात पर जोर दिया है कि यह सब मध्यवर्गीय गृहस्थी के पारंपरिक मूल्यों पर समझौता किए बगैर हो। चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1, 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए ऐसे कुछ सामाजिक बदलावों की चर्चा करें जिसके बारे में थॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। उत्तर, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्षेत्र में कई परिवर्तन आए, इसका विस्तार हुआ, उत्पादन तकनीक में सुधार हुआ आदि। इस कारण इस क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न हुई जिन पर तत्कालीन उपन्यासकारों ने जमकर लिखा। यह उपन्यासकार थे थॉमस हार्डी इंग्लैंड ने 19वीं सदी के उपन्यासकार थे। उन्होंने यहाँ पर तेजी से नष्ट होते ग्रामीण समुदायों के बारे में लिखा। उनके समय में बड़े किसानों ने अपनी जमीनों को बाड़ाबंद करके मजदूरों को मशीनों पर लगाकर बाजार के लिए उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। इस बदलाव की झलक उनके उपन्यास मेयर ऑफ कास्टविज 1886 में मिलती है। यह कहानी माइकल हैचर्ड की है जो पहले अनाज व्यापारी था, बाद में कैस्टविज नामक ग्रामीण क्षेत्र का मेयर बनता है। वह एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति है जो अपने तरीके से व्यापार करता है, परंतु अपने कर्मचारियों के प्रति उसका व्यवहार अनिश्चित, कभी दयालु कभी निर्दय होता है। अतः वह अपने प्रबंधक व प्रतिद्वंदी के सामने टिक नहीं पाता। उसका प्रतिद्वंदी डॉनल्ड फॉर्फे की प्रबंध तकनीक सक्षम थी और लोगों का मानना था सभी के साथ उसका व्यवहार शालीन था। इस उपन्यास में जहां हार्डी नष्ट होती प्राचीन व्यवस्था के प्रति चिंतित थे, वहीं पुरानी व्यवस्था की कमियों व नई अच्छाइयों के प्रति सचेत थे। उनकी भाषा शैली आम लोगों की भाषा है तथा उन्होंने अलग अलग बोलियों से निकटता बनाकर अपने उपन्यास में एक राष्ट्र के विभिन्न समुदायों की साझा दुनिया रची है। अतः इस उपन्यास की भाषा के लिए तत्कालीन प्रचलित भाषाओं की अलग अलग शैलियों से सामग्री ली। इस प्रकार उन्होंने अपने शास्त्रीय तथा सड़क छाप दोनों तरह की भाषाओं को मिलाकर अपने उपन्यास की रचना की। इस तरह से उनके उपन्यास ने कई संस्कृतियों को एकत्र करने का कार्य किया। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870। डिकेंस
भी इंग्लैंड के उपन्यासकार थे। उनके समय में यूरोप औद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा था। फैक्ट्रियों का निर्माण तथा व्यवसाय में मुनाफे की वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार हो रहा था, परंतु इसी के साथ कई समस्याएं जैसे मजदूरों की समस्याएं, अधिक काम और कम मजदूरी, शहरों में गरीबी, बेरोजगारी, इसका वर्क हाउस या रैन बसेरों में शरण लेना आदि उजागर होने लगी थी। औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मुनाफाखोरों को सही व मजदूरों को कमतर इंसान मानने की प्रवृत्ति बढ़ गई। चार्ल्स डिकेंस ने इसी प्रवृत्ति की निंदा करते हुए लिखा। उनके उपन्यास हार्ड टाइम 1854 में कोकटाउन, जो कि एक उदास काल्पनिक औद्योगिक शहर है का वर्णन है। यहाँ मशीनों की भरमार है, धुआं, उगलती चिमनियाँ, प्रदूषण और मकान सब उदासीन है। मजदूरों को यहाँ हाथ की संज्ञा दी जाती है, जिसका अस्तित्व मशीनों को चलाने तक सीमित है। इस उपन्यास में उन्होंने लाभ के मोह तथा इंसान को मशीन मानने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की है। अपने उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट 1838 में उन्होंने एक अनाथ बच्चे ओलिवर की कहानी को लिखा है, जिसे परिस्थितिवश छोटे मोटे अपराधियों व भिखारियों के साथ रहना पड़ता है। वह एक निर्मम वर्क हाउस में पलता और बढ़ता है तथा बाद में एक अमीर उसे गोद ले लेता है। इसके बाद उसका जीवन सुखद हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से औद्योगिक युग के दौरान सभी पक्षों की समस्याओं का चित्रण बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया है, जिस कारण आज भी उसके उपन्यास बड़ी उत्सुकता से पढ़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, 19वीं सदी के यूरोप और भारत दोनों जगह उपन्यास पढ़ने वाली औरतों के बारे में जो चिंताएं पैदा हुई उसे संक्षेप में लिखें। इन चिंताओं से इस बारे में क्या पता चलता है कि उस समय औरतों को किस तरह देखा जाता था? उत्तर, 19वीं सदी के यूरोप में महिलाएं उपन्यास पढ़ने लगी थी। कुछ महिलाओं लिखने भी लगी थी। कई सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर आधारित थे। उनमें महिलाओं को अधिकार के साथ बोलने का अवसर मिला, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें यह चिंता थी कि यदि औरतें पढ़ेंगी और लिखेंगी तो वे पत्नी माँ की परंपरा भूमिकाओं को नहीं संभालेंगी और घर अस्त व्यस्त हो जाएंगे। 19वीं सदी के भारत में भी अनेक लोगों को यह चिंता थी कि पता नहीं उपन्यासों की कल्पना लोक का औरतों के जहन पर क्या असर पड़े। उन्हें लगता था कि उनसे यह भटक जाएंगी। इसलिए कुछ लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर यह अपील की कि वे उपन्यासों के नैतिक दुष्प्रभाव से बचें। यह निर्देश खास तौर पर महिलाओं व बच्चों के लिए था। ऐसा माना जाता था कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। यूरोप व भारत में परंपरागत लोगों में महिलाओं द्वारा उपन्यास पढ़ने को लेकर चिंता से पता चलता है कि उस समय महिलाओं को आश्रित और मर्दों के मुकाबले कमतर बुद्धिमान माना जाता था। यह माना जाता था कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है, इसलिए वे पढ़ लिखकर या उपन्यासों की कल्पनाशीलता से प्रभावित होकर बिगड़ जाएंगी। इससे उस काल की महिलाओं की बंदिशों का भी पता चलता है कि वह अपने निर्णय स्वयं लेने की स्थिति में नहीं थी। प्रश्न नंबर 3, औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह उपनिवेशकारों और राष्ट्रवादियों दोनों के लिए लाभदायक था? उत्तर, औपनिवेशिक भारत में जो उपन्यास लिखे गए उन्होंने उपनिवेशिकों और राष्ट्रवादियों की इस प्रकार से मदद की। नंबर 1, उपनिवेशिकों के लिए नंबर 1, उन्हें देसी जीवन व रीति रिवाजों से संबंधित जानकारी मिली। नंबर 2, भारत के विभिन्न समुदायों व जातियों पर शासन करने संबंधित जानकारी मिली। नंबर 3, उपन्यासों से उन्हें भारतीय घरों के परंपरागत स्वरूप का पता चला। नंबर 4, जब इन उपन्यासों को अंग्रेज प्रशासकों व ईसाई मिशनरियों ने पढ़ा तो उन्होंने भारतीयों को कमजोर आपस में
लड़ने वाले और अंग्रेज पर निर्भर बताया। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए। नंबर 1, इन उपन्यासों द्वारा काल्पनिक राष्ट्र और शक्तिशाली बताया गया जिसके निर्माण के लिए असली राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुए। नंबर 2, आनंदमठ 1882 में हिंदू सैन्य संगठन की कहानी है जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए मुसलमानों से लड़ता है। इससे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा मिली। नंबर 3, इसका गीत वंदे मातरम काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इस गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों में नवीन आशा का संचार किया। नंबर 4, इन उपन्यासों ने जिस सामाजिक कुरीतियों को ठुकराया उनके प्रति समाज में चेतना जागृत हुई और समाज सुधार के प्रयास प्रारंभ हुए। नंबर 5, इन उपन्यासों द्वारा भारत के प्राचीन गौरव आदि का महिमा मंडल किया गया जिससे आम लोगों में राष्ट्र गौरव और स्वयं के प्रति आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। इनके नायक पूरे राष्ट्र के राष्ट्रीय नायक बन गए। प्रश्न नंबर 4, इस बारे में बताइए कि हमारे देश में उपन्यासों में जाति के मुद्दे को किस तरह उठाया गया। किन्हीं 2 उपन्यासों का उदाहरण दें और बताएं कि उन्होंने पाठकों को मौजूदा सामाजिक मुद्दों के बारे में सोचने को प्रेरित करने के लिए क्या प्रयास किए। उत्तर, भारत में जाति प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। मॉडर्न संस्कृति का विकास होने के साथ जब इस प्रथा पर प्रहार होने लगा तो उससे जनता में चेतना जागृत हुई। इस पर लिखे हुए मुख्य उपन्यास ये थे। नंबर 1, चंदू मेनन कृत इंदुलेखा। नंबर 1, इंदुलेखा उपन्यास एक प्रेम कहानी है जिसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। इसमें नायिका नबुंदरी ब्राह्मण जमींदार और नायक माधवन नायर वर्ग का है जो जमींदारों को लगान देते थे अतः दोनों वर्गों में टकराव उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, इसका नायक मद्रास विश्वविद्यालय से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वह आदर्शवादी है। वह उच्च कोटि व सांस्कृतिक नायर रीति के अनुसार लंबी चुटियां रखने वाला तथा पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनने वाला है। इसकी नायिका नबुंदरी ब्राह्मण है जो बेवकूफ़ जमींदार से विवाह करने से इनकार कर देती है तथा माधवन से विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। नंबर 3, इस वैवाहिक इच्छा को लेकर दोनों ओर से सदस्यों द्वारा आपत्ति उठाई जाती है परंतु अंत में सभी इसे स्वीकार करते हैं तथा नायक नायिका द्वारा अपनाए गए मूल्यों की प्रशंसा करते हैं तथा उच्च जाति के अनैतिक कार्यों की निंदा करते हैं। नंबर 2, पोथेरी कुजाबू द्वारा रचित सरस्वती विजय। नंबर 1, यह उपन्यास 1892 में उत्तर केरल के निम्न जाति के लेखक पोथेरी कुजाबू द्वारा लिखा गया। नंबर 2, इसमें लेखक ने जाति प्रथा की निंदा की है। नंबर 3, इसमें अछूत नायक ब्राह्मण जाति के अत्याचारों से बचने के लिए गांव से भागकर शहर में चला जाता है। वहां वह ईसाई बन जाता है। वह पढ़ लिख कर जज बनकर अपने क्षेत्र की स्थानीय कचहरी में वापस आता है। नंबर 4, गांववासी जमींदार पर उसी की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा कर देते हैं। इस मामले की सुनवाई में अंततः में नायक गांव वालों को अपनी असली पहचान बताता है। जमींदार भी अपने किए पर पश्चात करता है तथा सुधर जाता है। नंबर 5, इस प्रकार इसमें जहाँ जाति प्रथा पर प्रहार किया गया है वहीं शिक्षा के महत्व को भी दर्शाया गया है तथा इसे उन्नति और विकास के माध्यम के रूप में प्रकट किया गया है। प्रश्न नंबर 5, बताइए कि भारतीय उपन्यासों में एक अखिल भारतीय जुड़ाव व एहसास पैदा करने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई। उत्तर, भारतीय उपन्यासों ने एक अखिल भारतीय जुड़ाव एक एहसास पैदा करने के लिए अपने लेखन में अनेक उपाय किए।
नंबर 1, उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में समाज के हर एक तबके के किराएदारों को जगह दी। नंबर 2, हर तबके और क्षेत्र के लोगों का चित्रण किया गया। नंबर 3, इससे लोगों को अपने ही समाज में अन्य लोगों के तौर तरीके, भाषा प्रयोगों और उनकी आकांक्षाओं का पता चला। इससे एक जुड़ाव का एहसास पैदा हुआ। नंबर 4, अन्य भाषा क्षेत्रों के लोगों ने दूसरे भाषा क्षेत्र के नायकों को लेकर जोशपूर्ण रचनाएं की। नंबर 5, बंगाल में राजपूतों व मराठों के किराएदारों को लेकर जोरदार ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। इससे एक अखिल भारतीय सोच व जुड़ाव का एहसास जगा। नंबर 6, इस उपन्यासों में काल्पनिक राष्ट्र, रूमानी साहस, वीरता और त्याग के ओतप्रोत था। यह ऐसे गुण थे जिन्हें 19वीं सदी के दफ्तरों और सड़कों पर पाना मुश्किल था। नंबर 7, उपन्यास ने एक साझी सोच व अखिल भारतीय जुड़ाव के एहसास को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, कल्पना कीजिए कि आप सन 1335 के इतिहासकार हैं। अभी आपने 2 ऐसे उपन्यास देखे हैं जो 20वीं सदी में लिखे गए थे। उन उपन्यासों से आपको उस जमाने के समाज और रीति रिवाज के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, सन 3035 में विज्ञान की उन्नति मानव को एक अत्याधुनिक मशीनों युग में ले आई है। आज मानव आधा मानवीय जैविक प्राणी व आधा मशीन बन चुका है। पढ़ने व लिखने का कार्य तथा मस्तिष्क में प्लॉट किए गए चिपों से होता रहता है। पृथ्वी की प्रत्येक प्राणी को एक पहचान नंबर से जाना जाता है। चंद्रमा पर बसी हुई बस्तियों में भी मानव का आना जाना है तथा सुंदर अंतरिक्ष की कई बुद्धिमान सभ्यताओं से भी मानव का संपर्क बना हुआ है। फिर भी मानव के सामने नई नई समस्याएं अंतरिक्ष की लड़ाका सभ्यताओं के आक्रमण से उत्पन्न होती रहती हैं। समाज में सभी साइबर मशीनी मानव समानता व एकता के साथ रहते हैं। सभी औद्योगिक व उत्पादन के कार्य मशीनी रोबोट द्वारा किए जाते हैं। यद्यपि इनमें मानवीय मस्तिष्क की कुछ क्षमताओं को डाला जाता है, फिर भी साइबर मशीनी मानव इन्हें नियंत्रण में रखने के लिए इनके रिमोट फ्यूज अपने पास में रखते हैं। सभी कुछ स्वतः होता रहता है। मानव आज भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और इसलिए अपने विकास को अपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करता है। इसी संदर्भ में इतिहास को अपने सुपर कंप्यूटरों की मदद से खोजते हुए मुझे 20वीं शताब्दी के भारत नामक देश के एक उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के लिखे 2 उपन्यास गोदान और रंगभूमि देखने को मिले। इन दोनों उपन्यासों से उस जमाने के बारे में बड़ी ही रोचक जानकारी मिलती है। नंबर 1, इन उपन्यासों से पता चलता है कि उस काल में विश्व देशों में बटा हुआ था तथा देश राज्यों में समाज में विभिन्न वर्ग थे। कुछ लोगों का जमीनों पर अधिपत्य था तथा कुछ लोग उनकी जमीनों पर कार्य करते थे। समाज में सत्ता के मालिक लोग जमींदार, महाजन, पुजारी और औपनिवेशिक नौकरशाह थे। गोदान में किसान होरी और उसकी पत्नी धनिया को यह लोग अपने दमन चक्र में ऐसा फंसाते हैं कि वह भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। पर सबके बावजूद होरी और धनिया अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। नंबर 2, इस तरह दूसरे उपन्यास रंगभूमि का केंद्रित चरित्र सूरदास तथा कथित अछूत जाति का ज्योतिहीन भिखारी है। इस चरित्र को तंबाकू फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन को कब्जा होने से बचाने के लिए संघर्ष करते हुए प्रस्तुत किया गया है। उस जमाने में मानव के औद्योगिकीकरण की शुरुआत और उसके मानव
के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया गया है। इससे हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि इस औद्योगिकरण से किसको फायदा हुआ, क्या मानव विकास सही दिशा में हुआ है। आज 30,035 में एक इतिहासकार होने के नाते 20वीं सदी के उपन्यासों से प्राप्त जानकारी से जहाँ यह पता चलता है कि उस समय मानव किस तरह वर्गों, जातियों, अमीरी गरीबी के संघर्षों में फंसा रहता था, वहीं यह तथ्य भी निकला है कि मानव शुरू से ही संघर्षशील रहा है तथा हर काल व समय में वह अपनी समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम रहता है। जैसे औद्योगिकरण की शुरुआत मानव के लिए फायदे व नुकसान दोनों लेकर आई, वैसे ही हम 30,035 ईस्वी को अपनी मशीनी समस्याओं को भी उसी परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं कि आखिर मानव ने क्या पाया है और क्या पाना चाहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।